फुल जैसे मैंने कहा समथिंग विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद लॉ। फॉरबिडन का मतलब तो टोटली मना है, जो पनिशेबल है। ठीक है, अनलॉफुल इज समथिंग विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्रांसफरिंग सम प्रॉपर्टी टू यू ओरली, देन इट इज अनलॉफुल, बट इट इज नॉट कि पनिशमेंट हो जाएगी। ठीक है, वो अनलॉफुल इन द सेंस कि वो इन कंप्लायंस विद लॉ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, और उसका जो कंसिडरेशन है वो लीगल होना चाहिए। और अगर वो लीगल नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो जो एग्रीमेंट था, उसका जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट वो अनलॉफुल था, और अकॉर्डिंगली हम उसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे इन हेड्स में जो यहाँ लिखे हैं। पहला हेड यहाँ पर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो फॉरबिडन बाय लॉ कौन से एक्ट्स होते हैं जो किसी भी कानून में पनिशेबल होते हैं, प्लस उनकी किसी भी रेगुलेशन या ऑर्डर्स में वो प्रोहिबिटेड होते हैं। ये जो प्रोहिबिशन होती है ये आपको कानून से मिल रही होती है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक फादर ने अपने 17 ईयर्स बॉय की मैरिज अरेंज करी, और जो गर्ल के पेरेंट है उसे डाउरी भी ले ली। यहाँ पर इंडिया में नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया में जो बॉयज की मैरिज एज, मिनिमम मैरिज एज है वो 21 ईयर्स है, और डाउरी तो परमिसिबल ही नहीं है। तो अगर हम किसी 17 साल के लड़के की मैरिज की बात कर रहे हैं और डाउरी का भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों ही जो हैं, हमारे दोनों ही इश्यूज हमारे जो हैं, ये किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन आ रहा है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों ही ऐसे हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है। यानी ये वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रादर इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि भाई मैं आपके लिए किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब दिलवाऊंगी, और आप मुझे प्रॉमिस करते हो उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपीज देने की। तो ये क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोनों ही यहाँ पर वॉइड है। कंसिडरेशन एज ऑफ की जो जॉब आपको मिल रही है वो, और जो पर्पस है वो यही कि पैसे मिलेंगे तो जॉब मिलेगी। ये जो एग्रीमेंट है इस वजह से ये अनलॉफुल भी है और वॉइड भी है। सेम वे इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर मैंने आपके ऊपर केस करना है, ठीक है, या लेट मी चेंज द क्वेश्चन, लेट मी चेंज द सिचुएशन अ बिट। सपोजिंग मैंने किसी चोर को चोरी करते हुए देख लिया, और मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। तो वो कहता है कि आप ना मुझ पे केस मत करो, हम ये सामान आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे आधा सामान दे रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है, इसी को मैं फर्दर रिफाइन कर रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा ही सामान लेके भाग रहा हो, और वो बोला कि भैया सामान ले दो, तीन केस मत करना। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं सबूत मेरे सामने होते हुए भी अगर मैं किसी पे केस नहीं कर रही हूँ, या उसके ऊपर केस ड्रॉप करने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये आपके लीगल प्रोविजंस को डिफीट करने वाली बात है, अपने ही लीगल राइट्स को मैं कर्टेल कर रही हूँ, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फोरबिडन बाय लॉ हो जाएगा और एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तीन एग्जांपल्स क्लियर हैं। Yes, ma'am. सो द फर्स्ट केस वाज व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कब वो फॉरबिडन होता है कोई भी एक्ट? जब वो पनिशेबल होता है। किससे पनिशेबल होगा? किसी भी कंट्री के क्रिमिनल लॉ से या फिर किसी स्पेसिफिक कानून से। और अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इस तरह के हों कि अगर आप उसको परमिट कर दो, तो इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक बार ये सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, पहले से कमेंट्री पढ़िए फिर मैं समझाती हूँ। Okay, ma'am. If the consideration or the object of an agreement is such a nature that not directly but indirectly it would defeat the provisions of law, the agreement is void. राइट, तो इसमें देखिए कंसिडरेशन और तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का है कि वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किसी कानून के प्रोविजंस को हिट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एग्जाम्पल देखिए, ए ने, ए की जो एस्टेट है इट इज सोल्ड फॉर अरियर्स ऑफ रेवेन्यू बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। एक बार इसको पढ़ के देखो, ये थोड़ा सा मिक्स सेंटेंसेस यूज करे हैं, एक बार आप पढ़ के देखो फिर मैं सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। Okay, ma'am. मैम पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ में आया बट पूरा नहीं आया। ओके, जो आपको समझ में आया पहले वो थोड़ा सा बताएंगे।
मैम बेसिकली जो एक ही एस्टेट थी वो सोल्ड हो गई बिकॉज ऑफ arrears ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। और उसके अंदर लिखा है कि जो प्रोहिबिटर है, जो प्रोहिबिट जिसकी वजह से हुआ है, जिसकी लैंड बिकी है, वो उसको फिर से परचेज नहीं कर सकता। तो बी ने देन अंडर वो बी ने फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं परचेज कर लूंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा लैंड फॉर अ प्राइस। बिल्कुल सही। तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड था क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोविजन है जिसके अंदर है कि डिफॉल्टर जो है वो परचेज नहीं कर सकता है एस्टेट, वो डिफीट हो रहा है। राइट। तो बेसिकली मान लीजिए मैंने अपने घर पे मान लो टैक्स नहीं पे करे काफी साल तक, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरे से वो हाउस सीज कर लिया, ठीक है, और वो बेच दिया ताकि वो अपने टैक्स की वसूली पूरी कर सके। ठीक है जी। मेरा घर था जिसमें मैंने टैक्स नहीं पे करा था, गवर्नमेंट ने उस टैक्स की वसूली के लिए मेरे से वो घर सीज कर लिया और उसको बेच दिया ताकि वो टैक्स को वसूल कर सके। अब गवर्नमेंट के पास वो जमीन है। अब उन जिस गवर्नमेंट के पास जो जमीन थी उन्होंने बेची, अपना टैक्स का एरियर्स क्लियर कर लिए। पॉइंट ये आया कि मान लीजिए मुझे ये जमीन वापस चाहिए, ठीक है, मुझे ये जमीन वापस चाहिए। तो मैंने मिस्टर बी को बोला कि तुम जाके गवर्नमेंट से ये जमीन खरीद लो, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली खरीद नहीं सकती, तुम जाके उससे खरीद लो और फिर आके मुझे बेच देना। सो बी ने ए के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करी कि वो परचेजर बन जाएगा और वापस से वो एस्टेट लाके मेरे को दे देगा आफ्टर रिकवरिंग द प्राइस जो कि उसने पे किया होगा, मतलब मैं उसको पैसे दे दूंगी जो उसने पे करे हैं। तो यहां पर अगर वो मान लीजिए गवर्नमेंट से खरीद कर मुझे नहीं बेचता, या मुझे बेचता है और कंसिडरेशन नहीं आती है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी डिफॉल्ट होता है, तो कोई लीगल केस नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे और बी के बीच में एग्रीमेंट वॉइड है। रादर गवर्नमेंट भी अगर बी को सेल कर रही है तो वहां पर भी वॉइड हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो प्रॉपर्टी डिफॉल्टर के पास नहीं आनी चाहिए, ये सरकार का रूल है, एक्ट का रूल है, वो हम बाईपास नहीं कर सकते किसी भी इस तरह के अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट से। ठीक है, ये क्लियर है। यस मैम। बेसिकली यहाँ पर एक कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ये परमिट हो जाए तो कानून के खिलाफ हो जाएगा, जो ये कहता है कि हम डिफॉल्टर को खुद की एस्टेट परचेज करने के परमिशन नहीं दे सकते। एग्जाम्पल 32 रीड कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 33 में यहाँ पर ये बोला गया है कि एग्रीमेंट्स जो किसी भी तरह के फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए एंटर इनटू होते हैं तो वो भी वॉइड होते हैं। जैसे मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट करा और मेरा पर्पस ये है कि हम किसी को धोखेधड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी जो है वो एंटर इनटू एग्रीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मान लीजिए कोई भी धोखा करा किसी के साथ, 1 लाख रुपए उन्होंने आपस में तीनों ने बांटने की बात करी, लेकिन जिसके पास है पैसा वो पूरा पैसा लेके भाग गया, तो हम उस पर केस नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो लीगल नहीं था और ये हमारा एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये पर्पस माना जाता है, और कोई भी अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों आपके ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो हैं वो अगर लॉफुल नहीं होते हैं तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड होता है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है, इट्स नॉट वॉइडेबल, इट इज वॉइड। आई होप पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा यस। है कि जनरल टर्म इंजरी जो है उसका मतलब है क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एज इट इन्वॉल्व्स इंजरी। तो जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो डैमेजेस भी होंगे और इंजरी भी होगी। तो एग्जाम्पल 34 और 35 एक बार आप रीड कर लीजिए, मैं दोनों आपको एक साथ समझा दूंगी, क्विकली एक फास्ट रीडिंग दे दीजिए। ओके मैम। मैम डन। एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड। यानी अगर आपका कॉपीराइट है किसी बुक पे, ठीक है, और मैं उस कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करके
जो आपकी बुक का मैटर है वो कॉपी करके अपनी बुक छापने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे इस वायलेशन से आपके नुकसान, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, तो ये वॉइड है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि फोरबिडन बाय लॉ है, एंड दैट लॉ इज रिलेटेड टू कॉपी। दोबारा बोल रही हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एग्रीमेंट करा है, मान लीजिए मैंने किसी पब्लिशर के साथ एग्रीमेंट करा है कि मैं फलाने ऑथर की, जो बहुत फेमस ऑथर है, उसकी बुक का कॉपी करके और अपना थोड़ा सा मैटर ऐड करके एक बुक छापूंगी उसके साथ। तो यहाँ पर मैं किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करने का जो एग्रीमेंट कर रही हूँ, ये क्या लीगल एग्रीमेंट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। और याद रखिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं कि ये वाइड एग्रीमेंट्स हैं, इनमें होगा क्या कि अगर कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट का, यानी मैं बुक नहीं लिखती ये वाली, या मैं लिख देती हूँ पर वो सामने वाला मुझे पेमेंट नहीं करता है, तो मेरी तरफ से कोई लीगल केस नहीं मिले बनेगा, क्योंकि जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये बोलेगा कि आपका तो शुरू से ही वर्ड एग्रीमेंट था, इट वॉज समथिंग विच वॉज जीरो इन द आईज ऑफ लॉ। So please keep in mind all the agreements which are illegal. First of all, they cannot be contracts. So all the agreements which are illegal, basically, that means those agreements whose object or consideration is illegal, they are void in the eyes of law. Okay. No remedy will arise in any of those circumstances. Now, if I talk about example number 35, have you read this example also? Yes, ma'am. Can you brief what is there in example 35? मैम बेसिकली ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि फॉर अ डेट कि वो मैनुअल लेबर देगा, और एक डिफॉल्ट के लिए वो मैनुअल लेबर देगा डेली, और इंटरेस्ट भी पे करेगा हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो जो ए का जो प्रॉमिस है कि वो मैनुअल लेबर देगा, ये कंसिडरेशन फॉर द लोन है, और ये इलीगल है क्योंकि तुम कंसिडरेशन के चक्कर में किसी को स्लेव नहीं बना सकते अपना। एक पॉइंट मोक्षिता रुकेंगे, अर्श अभी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास के लिए आए हैं, आई वांट हिम आल्सो टू एक्सप्लेन दिस। अर्श अभी वुड यू जस्ट एक्सप्लेन दिस एग्जांपल 35? ऑडियो ऑन है, मोक्षिता भी सुन लेंगे आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। एग्जाम्पल 35 बिल्कुल रीड कीजिए, क्विकली रीड कीजिए। मैं दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को और भेज रही हूँ इन द मीन टाइम, ठीक है? एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, मोक्षिता बताएंगे? मैम हाई रेट। हाई रेट। अभी ऑडियो ने ऑन है, बताइए। इन्हें अपना डेट हम्म। रिपे करने के लिए प्रॉमिस किया था बाय डूइंग मैनुअल लेबर, मतलब वो कुछ काम करेगा एंड एग्रीज टू पे इंटरेस्ट एट एन हाई रेट। हम्म। अगर उससे भी गलती होती तो हियर ए प्रॉमिस टू रीपे बाय मैनुअल लेबर इज द कंसिडरेशन फॉर द लोन, मतलब लोन के बदले वो एज अ लेबर काम करेगा, एंड दिस कंसिडरेशन इज इलीगल बिकॉज वो लोन के बदले उससे कुछ ऐसा काम करा रहा है, उससे स्लेवरी एज अ टाइप उसको नौकर बना रहा है, उससे लेबर करा रहा है जो कि इलीगल काम है। इन अदर वर्ड्स, एज द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इंजरी टू अदर अदर द पर्सन ए जिसको लोन पे करना है, इस वजह से उसको दिक्कत होगी, इसको इंजरी फेस करनी पड़ेगी, इसलिए ये कंसिडरेशन भी इलीगल है। हियर द ऑब्जेक्ट इज टू इलीगल एज इट सीक्स टू इम्पोज स्लेवरी व्हिच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और पॉलिसी कभी ये नहीं कहती कि किसी कोई लोन रिपे करने के लिए कोई ठीक है, इसमें ना आप केस का नाम लिख लीजिए आप दोनों। राम स्वरूप, राम स्वरूप, RAM, इसी के आगे लिख लीजिए राम स्वरूप। स्वरूप की स्पेलिंग बोल रही हूँ, SAROOP, वर्सेस बंसी, BANSI, और उसके आगे मंदर, MANDAR। राम स्वरूप वर्सेस बंसी मंदर, ईयर 1915 है। और यहाँ पर जो केस था बिल्कुल सिमिलर था। उसमें बी ने एल से 100 रुपए बोरो करे थे और एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा था कि भाई मैं आपके पास बिना किसी सैलरी के 2 साल तक काम करूंगा और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो और प्रिंसिपल भी एक ही साथ दे दूंगा, एक ही बार में दे दूंगा। तो वहां पर ये बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है। तो आपका ये जो फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, आप दोनों की बुक्स में जो लिखा हुआ है, प्लीज उसको एक हेडिंग दे दो। मैं हेडिंग लिखवा देती हूँ, जैसे ऊपर लिखा था ना व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, तो ये फोर्थ पॉइंट में कोई बोल्ड हेडिंग नहीं दे रखी है, तो इसको भी एक बोल्ड हेडिंग दे दीजिए। इफ इट इन्वॉल्व्स लिख लीजिए,
if it involves or implies injury to the person or property, if it involves or implies, लिख लीजिए, if it involves or implies injury to the person or property of another. इंजरी का मतलब जैसे इन्होंने बता ही रखा है कि किसी भी तरह का रॉन्ग, हार्म या डैमेज, और पर्सन का मतलब यहां पर होगा किसी की बॉडी, ठीक है। पर्स आप लिख लो साइड पे छोटा सा, पर्सन होती है बॉडी, और प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। यू वांट टू आस्क समथिंग? डिलीवरी इलीगल है तो इस पे एक्शन जो जिसने लोन दिया उस पे एक्शन किया जाए। जी, तो ऐसे तो एक्शन नहीं लिया जाएगा, पहले तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। इनका एक सवाल है कि स्लेवरी वाला जो इम्पोज कर रहा है वो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम अभी एक्शन वाले एक्ट में नहीं है, हम इस एक्ट में है कि अगर आपने मुझे बंधुआ मजदूर बनाया है लोन के बदले, तो क्या मुझे वो मजदूरी करनी है? क्योंकि अगर मैं वो बोलकर नहीं करती हूँ, तो क्या आप मुझ पे कुछ केस कर सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था यही वॉइड था। आप किसी को लोन के बदले उसको बंधुआ मजदूर बनाकर उससे जिंदगी भर या बिना पैसे के काम नहीं करा सकते। वो खुद ही वो खुद ही कह रहा है और खुद ही कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन खुद ही कहकर भी अगर वो नहीं कर पा रहा, तो उस केस में ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, तो कोर्ट इंटरवीन करेगी और इससे एक प्रॉपर तरीके से इसका एग्रीमेंट बनवाएगी, ठीक है जी। अब जो एक जो अभी आपने इंजरी वाला पढ़ा, इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल ले रही हूँ, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर न्यूज़पेपर के जो ओनर्स थे, उन्होंने प्रिंटर्स को बोला कि तुम किसी के बारे में ना खराब न्यूज छाप दो, ठीक है जी। हाँ जी, डाउट बोलिए। अगर वो खुद ही मतलब उसके लिए मैनुअल लेबर की तरह काम करा और बाद में खुद ही कोर्ट में जाके बोल दे कि ये मेरे से होगा तो यही, हाँ स्लेवरी होगा कर, भी यही, पर होगा वो भी। उसकी चॉइस है तो खुद ही हाँ करे। तो उसकी चॉइस है, तो वो यही प्रूव करना पड़ेगा उसको कोर्ट में जाके। कोर्ट उससे बोलेगी, यही बोलेगी कोर्ट की तुम्हारी चॉइस थी और तुम खुद ही आ रहे हो बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा। तो वो कह रहा तो मेरी चॉइस नहीं थी। हाँ, तो वो यही प्रूव करेगा कि मेरी चॉइस नहीं थी, यही एग्जैक्टली यही प्रूव करेगा कि भैया मेरी चॉइस नहीं थी, आपने इन्होंने मेरे से जबरदस्ती इंपोज करी, मेरे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये मेरे को अब प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगा, दिस इज अ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाला केस। बिल्कुल यही होगा, एग्जैक्टली यही चलेगा केस में। चलिए, अभी जो मैं अगला केस बता रही थी वो देखिए, कि यहाँ पर न्यूज़पेपर के जो ओनर्स थे उन्होंने प्रिंटर्स के साथ एग्री करा कि आप जो है किसी के बारे में खराब न्यूज छाप दीजिए, ठीक है। और जो वो आप जब आप खराब न्यूज छापोगे तो क्या होगा, जिसके जिसके लिए खराब न्यूज छापोगे वो आपसे पैसे मांगेगा, डैमेजेस के लिए केस करेगा आपके ऊपर। तो कह रहा है वो डैमेजेस हम दे देंगे, पर एक बार उसके बारे में खराब न्यूज छाप तो इस खराब न्यूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीबडी नोज? दोनों में से किसी को मालूम है खराब न्यूज को? खराब खराब न्यूज, किसी के बारे में खराब खबर जो छापते हैं। डिफेमेशन तो हम कर रहे हैं, उसको बोलते क्या है? इसे बदनाम कर रहे हो तो हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी आइडिया क्या बोलते हैं बेटा? मोक्षिता बताओ। डिफेम तो खराब न्यूज डिफेम। आई एम No, कॉजिंग ma'am, I डिफेमेशन टू यू बट आई एम पब्लिशिंग डैश इन द न्यूज़पेपर, उसको क्या बोलते हैं? लिबल, LIBEL, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में लिबल होता है और ओरल फॉर्म में स्लैंडर होता है, ठीक है। तो अगर मैंने मतलब बेसिकली मैंने आपको ये बोला कि आप किसी के बारे में खराब न्यूज छाप दीजिए, जब वो आप पे केस करेगा और आपसे पैसे मांगेगा तो वो मैं आपको देने को तैयार हूं, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपने मेरे कहने पे उसके खिलाफ खराब न्यूज छाप दी, ठीक है। अब उस बंदे ने आपके ऊपर केस करा, डैमेजेस मांगे, आप मेरे पास आए भाई लाओ डैमेजेस, और मैंने नहीं दिए, तो क्या आप मुझ पे केस कर सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर अगेन मेरा एक एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल था। क्यों? क्योंकि इट इम्प्लाइड इंजरी टू द प्रॉपर्टी और पर्सन, ठीक है। केस क्लियर है? yes, ma'am. एक छोटा सा केस है, ये मुझे पर्सनली बड़ा इंटरेस्टिंग केस लगता है, और ये हो सकता है एग्जाम में इसको घुमा के भेज भी दें, काफी बहुत पहले आया था ये केस। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट था कुछ लोगों के बीच में, और उन्होंने क्या करा कि भाई हम ना, जैसे ये मार्केट में होता भी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे शेयर्स, हम 4-5 लोग हैं मान लीजिए, हमने एक्स कंपनी के बहुत सारे शेयर उठा लिए, मार्केट से खरीद लिए। हम क्यों ये कर रहे हैं? ये किसी नॉर्मल कमोडिटी के लिए भी हो सकता है कि हमने मार्केट से सामान जो है बहुत सारा खरीद लिया और मार्केट में एक इंप्रेशन डाल दिया कि शॉर्टेज हो रखी है। क्यों? ताकि लोगों को ये लगे कि शॉर्टेज है और इसकी जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, बोनाफाइड मार्केट है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों को धोखे से उस कंपनी की
जो है डिमांड उनकी नजरों में बढ़वा रहे हैं और उनको भी इंड्यूस कर रहे हैं कि वो भी शेयर्स खरीदें। तो यहां पर भी हम किसी को धोखे से उसकी उसको इंजरी पहुंचाने के लिए आपस में जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारा आपसी एग्रीमेंट इस केस में इलीगल होगा। ये बहुत सारे वर्जन ले सकता है। अभी के लिए बस इसको इतना ही बेसिक याद रखिएगा। Now coming to what your book states in point number 5, that is when consideration is immoral. इमोरल मतलब जब कंसिडरेशन ऐसा हो जो मॉरल्स के खिलाफ हो। इसमें इन्होंने पी ने डी को मनी एडवांस करी है। डी एक मैरिड वुमेन है, उसको ये पैसे दिए हैं पी ने कि भैया ये पैसे लो, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लो। और डी ने बोला कि हाँ जैसे मेरा डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब मान लीजिए उसने ये पैसे तो ले लिए लेकिन ना डाइवोर्स लिए ना शादी करी, तो क्या पी अपने पैसे रिकवर कर सकता है? आंसर इज इट वाज हेल्ड दैट पी वाज नॉट एंटाइल्ड टू रिकवर द अमाउंट सिंस द एग्रीमेंट हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डाइवोर्स ऑफ बी डी फ्रॉम हर हस्बैंड। और जो प्रॉमिस था वो अगेंस्ट गुड मॉरल्स था। एक बार एग्जाम्पल 36 पढ़ के देखिए, क्लियर है? 36 Yes, भी रीड ma'am. कर लीजिएगा, आई थिंक बहुत सिंपल सा है। इफ यू अरेंज अ गर्ल फॉर मैरिज विद मी आई गिव यू 50,000। मैम बट ये वॉइड क्यों है? ऐसा तो हाँ चलता है वैसे। एग्जैक्टली, मैं यही बोल, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन इन अ मिनट बेटा। ओके मैम। बेसिकली आपका जो क्वेरी है एग्जाम्पल 37 वो चलता है, बिल्कुल चलता है। देखिए अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि पैसे लेके मेरे लिए लड़की ढूंढिए लड़का ढूंढिए, तो ये जब तक चलता है तब तक तो चलता है। लेकिन जब पैसे लेके भी कोई लड़की या लड़का नहीं ढूंढ पाता तो आप केस नहीं कर सकते। बेसिकली पॉइंट ये है, जो प्रैक्टिकली इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि अगर कोई बीच का बिचौलिया बनता है और वो लड़का लड़की नहीं ढूंढता है, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि ये, क्योंकि बेसिकली अगर ये हिंदू लॉ के अगर बेस पे चले तो वहां पर ये एक मॉरल्स के खिलाफ है कि भाई आप पैसे के बदले में, यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है वो ये नहीं कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो इसलिए पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं पैसे के बदले में आप कोई लड़की या लड़का लेके आ रहे हो। तो वहां पर वो मॉरल, वो वाले मॉरल्स की बात कर रहा है, ठीक है। और जो 6 पॉइंट है आपका, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी में आप उसको वाइड सेंस में भी ले सकते हैं, नैरो सेंस में भी ले सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी का बहुत बड़ा अभी हम इसको मतलब इसको बहुत बड़ा मीनिंग दे सकते हैं। और इसके रिलेटेड मैं आपको 2 पेज बेसिकली भेज रही हूँ, ठीक है। उसमें ना जजमेंट्स हैं, वो आप बाद में पढ़ लेना, मैं अभी नहीं कह रही आपको पढ़ने को। या मैं उसमें से एक मेन पेज भेज दूंगी आपको, उसमें बेसिकली जो जजेस की जो वो है ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस अभी कर लेती हूँ। उन्होंने कहा था कि पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, और नए नए कंसेप्ट आते जाते 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 हैं। तो पब्लिक पॉलिसी अपने आप में बहुत वेग और अनसैटिस्फैक्टरी टर्म है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मान सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर 2.75 में ट्रेडिंग विद एनिमी या फिर एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मैं आप दोनों को 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए, मैं एक साथ डिस्कस करती हूँ।
चलिए मैं ऑडियो ऑन कर रही हूँ और ये ट्रेडिंग विद एनिमी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने पढ़ लिया बेटा, शुड आई वेट फॉर 1 more minute? मैम मैंने स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मैंने पढ़ा बट मुझको समझ नहीं आया कुछ, कोई ट्रेडिंग बात विद नहीं, हाँ, एनिमी तो आ कोई गया। बात, कोई बात। मैं ट्रेडिंग विद एनिमी वाला पॉइंट समझा रही हूँ। पहला जो पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनिमी वाला, उसमें बेसिकली जब आप अपने किसी एलियन एनिमी के साथ वॉर के ड्यूरिंग अगर आपको एग्रीमेंट करते हो तो वो इलीगल है। एलियन एनिमी के साथ वॉर के ड्यूरिंग जब आप करते हो, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इन्होंने क्या लिखा है? एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिगेंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड। यानी मैं मान लीजिए मेरा जो झुकाव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ है, लेकिन मैं उस कंट्री के साथ कर रही हूँ एग्रीमेंट जो वॉर पे है, और मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं ली है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। यानी मान लीजिए मैंने, लेट अस से वी आर एट वॉर विद एक्स कंट्री, और उस कंट्री के किसी बिजनेसमैन के साथ मैंने डील कर लिया, तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा। यानी अगर मैं उसको सामान नहीं भेज रही हूँ, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो इधर वेज हम एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। रीजन बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। Agreement to trade offends against the public policy by tending to prejudice the interest of the state in times of war। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब हम एग्री टू ट्रेड करते हैं तो ये आपकी पब्लिक पॉलिसी को ऑफेंड करता है कि हम उस देश का फायदा कर रहे हैं जो हमसे झगड़ा करके बैठा है। जैसे इन्होंने नीचे चाइना का एग्जाम्पल दिया है। मिस्टर ए ने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है इंपोर्ट ऑफ टॉयज के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि चाइना हमारा एलियन एनिमी है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन में है तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिफोर सच वॉर लाइक सिचुएशन में बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। जैसे इंडिया को लगा तो उन्होंने ये एप्स जैसे कि टिकटॉक और पबजी वगैरह ये सब जो है आपकी एप्स जो थी ये डिसेबल कर दी, ठीक है। हाँ, अगर आप अभी इसके रीसेंट एग्जाम्पल को ना देखें तो आप ये याद रखिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉर से पहले अगर हमने एंटर इनटू करे भी होते हैं तो या तो आप सस्पेंड कर देते हैं उनको, या डिसॉल्व कर देते हैं, या फिर पोस्टपोन कर देते हैं जब तक कि आपका जो वॉर है वो खत्म नहीं होता, ठीक है जी। मैं एक बार मीटिंग